नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में समय समय पर विभिन्न खेलों से जुड़ी हुई जानकारियां और उसके बारे में चर्चा करते हैं और अपने दर्शकों के लिए कोशिश करते हैं कि उससे जुड़ी हुई मूलभूत जानकारियाँ उन तक पहुँचाई जा सके। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बैडमिंटन के बारे में और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान श्री प्रवीण कुमार जुयाल जी, जो कि एक बैडमिंटन के स्पेशलिस्ट हैं, और उनके साथ हैं सूर्याक्ष रावत, बैडमिंटन अंडर 15 नेशनल प्लेयर। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जुयाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लंबे समय से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और बैडमिंटन को आपने काफ़ी करीब से देखा है और समझा है। क्या आप देखते हैं बैडमिंटन में इंडिया का जो फ्यूचर है, जो कि हमें एक बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ही पावर हाउस बनने के, और हम एक अग्रसर हैं, खासकर लक्ष्य सेन जब से वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं कैटेगरी में, उसके बाद से आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं? नहीं, बैडमिंटन का इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। चाइना के बाद अभी इंडिया टॉप में है, जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं और लगातार हर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चाहे सिंधु को ले लीजिए, साइना तो अभी पीछे थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन है, सिंधु को ले लीजिए, श्रीकांत को ले लीजिए, लक्ष्य सेन को ले लीजिए, कंटिन्यू हमारा प्लेयर डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड बैडमिंटन में। तो उसके पीछे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हमारे यहाँ खेलने की फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, हर स्टेट में फैसिलिटीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो उसका बहुत हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा मिल रहा है, और नो डाउट कि हमारा इंडिया इस समय वर्ल्ड में अच्छा कर रहा है। सूर्याक्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक अंडर 15 नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो ये बैडमिंटन प्लेयर बनने की जो कहानी है और आप नेशनल खेल रहे हैं, इसके पीछे हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए कि क्यों आपने बैडमिंटन खेल चुना? पहले तो जब मैं छोटा था तो गली में हम खेलते थे अपनी फुटबॉल क्रिकेट वगैरह, तो उसमें खेलने की ज़्यादा जगह नहीं होती थी। तो एक बार ऐसे ही कोई पापा के फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि एकेडमी है खुली हुई नहीं, तो वहाँ पे भेज दो। तो उधर पे मम्मी ने भेजा मेरे को, और फिर वहीं से थोड़ी शुरुआत हुई खेलने की। तो अभी तक आप किन किन टूर्नामेंट्स में खेल चुके हैं और आपने जो मेडल्स अर्जित किए हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं। अभी नेशनल्स तो मैं पंचकुला में भी खेल चुका हूँ, गोवा में, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, और गोवा और पंचकुला में मिक्स डबल्स में मैं गोल्ड लाया था, और सिंगल्स में सेमी और क्वार्टर फाइनल पहुँचा था। जी बिल्कुल, जो इंडिया एक पावर हाउस बनने की जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम एक पावर हाउस बन रहे हैं, उसके लिए मैं जानना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है बैडमिंटन में, जो कि एक इंडोर गेम है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो हमें बड़े हॉलों में खेलना पड़ता है। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में खेलते हैं तो वहाँ हमारे पास छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो जाता है, खेल लेते हैं। लेकिन जब बड़ी कंट्रीज़ में बाहर खेलने जाते हैं तो उसमें बड़े बड़े हॉल होते हैं, जिसमें 15, 20, 25, 30 कोर्ट एक साथ होते हैं। वहाँ खेलने का एक अनुभव अलग होता है, और अपने 3-4 कोर्ट में खेलने का अनुभव एक अलग होता है। अब 2 कोर्ट है, 3 कोर्ट है, 4 कोर्ट है, तो उसमें उसका एयर प्रेशर अलग होता है, वहाँ का एयर प्रेशर अलग होता है। तो वो खेलने का अनुभव, हमारे यहाँ भी जो फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं बिग सिटीज़ में, तो वहाँ हॉल इसी तरह के बनाए जाते हैं। तो वहाँ खेलने का एक एक्सपोजर हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है। हमारे खिलाड़ी बाहर भी खेलने जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल रखते हैं 1 महीने का, 1.5 महीने का, तो वहाँ जाके खेलते हैं, तो उसका भी बेनिफिट हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में भी डेवलप होना चाहिए। आपने हॉल्स की बात करी, जो कि एक इंडोर गेम्स है, तो इसमें हॉल्स में जब अब 2 कोर्ट है या 3 कोर्ट है या सिंगल कोर्ट भी है, तो उसकी जो मेजरमेंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह की जगह की इसमें ज़रूरत होती है। बेसिकली सिंगल्स गेम में तो 20x44 का कोर्ट होता है, जैसे डबल्स के लिए पूरा जो कोर्ट बनाया जाता है। सिंगल 17x44 होता है, उसकी जो साइड गैलरी होती है वो हट जाती है डबल्स में। हाँ, बाकी फ्री स्पेस होना चाहिए, फ्री स्पेस थोड़ा सा होना चाहिए, नहीं तो आदमी जाके टकरा जाएगा देखो वॉल्स में। तो 44 की जगह 50, 55 भी हो सकता है सिंगल कोर्ट के लिए। बनाने के लिए आप 4 कोर्ट भी बना सकते हैं,
उतना मल्टीप्लाई करके जिस तरह से हम 20/44 है तो हम विड्थ तो उसकी बढ़ा सकते हैं, 60 तक ले जाते हैं, 50 तक, 70 तक, जिस तरह का स्पेस अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। और साइड में हमारे पास अगर 2 कोर्ट है तो हमको 20, 20, 40 और एटलीस्ट 5 फीट दोनों तरफ चाहिए फ्री स्पेस। 10 फीट मिले और अच्छी बात है। इस तरह से बैडमिंटन कोर्ट बनाए जी। बैडमिंटन जब में एक रैकेट की एक महत्वपूर्ण भूमिका नज़र आती है हमें, तो रैकेट चुनने के लिए भी कोई खास चॉइस होती है आपकी कि एक हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी, या किस तरह के रैकेट्स खेलने चाहिए, खिलाड़ियों को लेने चाहिए? बेसिकली प्राइस से ही रैकेट का सिलेक्शन हो जाता है जी। जो आप प्राइस इंक्रीज करते जाएंगे आपको क्वालिटी अच्छी मिलती जाएगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो जो अभी जो अच्छी कंपनियां बना रही हैं रैकेट, तो ग्रेफाइट रैकेट होता है, कार्बन एक्स, उससे ज़्यादातर खिलाड़ी खेलते हैं। तो उसका बैलेंस अच्छा होता है, उसका पंच अच्छा होता है, उसमें कई वेराइटियां हैं, उसके हिसाब से प्लेयर अपनी रैकेट को चुन लेता है। जी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, अब हम ट्रेनिंग पे आते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत एक खिलाड़ी को होती है, खास करके तब जब वो सीखना चाह रहा है या बनना चाह रहा है? उसी संदर्भ में बोल रहा था कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब बच्चा खेलने जाता है तो अभी हमारा जैसा देहरादून जनपद ले लीजिए, देहरादून जनपद में लगभग 6 ब्लॉक होंगे, लेकिन हमारे पास जो कोर्ट है बैडमिंटन कोर्ट एक परेड ग्राउंड में ही है, अवेलेबल है। और जगह जो एकेडमीज बनी है, 40-50 एकेडमीज बन चुकी हैं देहरादून में, वो पर्सनल एकेडमीज हैं, तो वहाँ लोकल बच्चे खेलने जाते हैं, वो वहाँ सीखते हैं, उस तरह से वो डेवलप करते हैं। लेकिन हमारे जो सरकारी उससे है, अगर हर ब्लॉक में एक इंडोर हॉल हो जाए और वहाँ के क्योंकि डिस्टेंस इतना होता है ब्लॉक के बीच में, जैसे अब विकास नगर ले लीजिए, डोईवाला ले लीजिए, रायपुर ले लीजिए, तो एक बच्चा इतनी दूर से एक जगह जा नहीं सकता है। जिले में देहरादून में परेड ग्राउंड में बैडमिंटन हॉल है, तो वो आ नहीं सकते इतनी दूर से, तो उनके लिए ब्लॉक में ही अगर एक हॉल बन जाए, वहाँ कोच डिप्यूट हो जाए, वहाँ उनको फैसिलिटीज़ मिले, तो वो नियर बाय के जितने भी बच्चे हैं वो वहाँ खेल सकते हैं और गेम को डेवलपमेंट में आसानी अच्छे सहूलियत मिल सकती है। जी। सूर्याक्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप नेशनल खेलते हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं नेशनल लेवल में जब कोई टूर्नामेंट होता है? किस तरह के प्लेयर्स आते हैं और क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है जिनसे आप भी सीखते हैं, उसके बारे में हमें बताएं। जब नेशनल खेलते हैं तो पहले तो नर्वसनेस होती है थोड़ी बहुत, कभी कभार। जब पहला नेशनल था तो काफ़ी हुई थी, लेकिन फिर जब खेल लेते हैं 2-3 तो कम हो जाती है। और प्लेयर्स अलग डिफरेंट रहता है सबका गेम, किसी का अटैकिंग रहता है, डिफेंसिव रहता है, कोई रैली प्लेयर्स रहते हैं, सबसे अलग लगता है। स्पीड भी होती है कई काफ़ी तेज। तो जैसे कि सूर्याक्ष ने बताया कि स्ट्रैटेजीज एक गेम का पार्ट है, कोई डिफेंसिव है, कोई अग्रेसिव है, कोई रैली प्लेयर है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए जोएल जी कि किस तरह की टैक्टिकल स्ट्रैटेजिकल ट्रेनिंग एक प्लेयर के लिए ज़रूरी है? ये जो भी ट्रेनिंग होती है वो कोच के द्वारा इम्प्लीमेंट होती है। अगर आपका कोच अच्छा है तो आपकी ट्रेनिंग उस हिसाब से होगी। अगर आपका कोच अवेयर नहीं है, नहीं उसमें ट्रेनिंग का दिक्कत आती है। जो हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं केवल कोचिंग की वजह से ही बाहर जाते हैं। हमारे पास अच्छे कोचेस का अभाव है, हमारे अच्छे कोचेस नहीं है जो कि ट्रेनिंग शेड्यूल को, ट्रेनिंग क्या क्या हमको कराना है, फिजिकल फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस स्किल का है। 60-65% हम मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल फिटनेस गेम में काम करती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी ने ही खेलना है, हम शरीर से ही खेलते हैं। शरीर में अगर वो स्पीड है, शरीर में अगर एजिलिटी है, जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये चीज़ें अगर आपके इंडोरेंस डेवलप हो गए नीचे से, तो वो आपको गेम में बहुत मदद करते हैं। तो उसमें कोच का एक अहम रोल होता है कि आप वो किस तरह से आपके शेड्यूल को बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी शेड्यूल पे हम बात करते हैं। आपने फिजिकल फिटनेस की बात की, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी गेम के लिए, जो कि फिजिकल गेम खासकर जिसमें होते हैं। तो इसमें हम बताइए किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, दी जाती है कोचेस द्वारा अपने प्लेयर्स को कि उनकी फिजिकल फिटनेस, एंडोरेंस, स्टेमिना और एजिलिटी जो हमने बात करी, ये बढ़ सके और ये अच्छी हो सके। अलग अलग जैसे स्पीड है, एजिलिटी है, उसके लिए अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेज डिज़ाइन की जाती हैं। उन एक्सरसाइज को बच्चे को रिपीटेडली कराया जाता है। फिजिकल फिटनेस उसमें स्पीड अगर उसका लगता है कि कम है कोर्ट में, तो स्पीड की एक्सरसाइज कराई, स्पीड के लिए रनिंग कराई जाती है, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग कराई जाती है ना, और कोर्ट रनिंग कराई जाती है। अगर कोर्ट के फुटवर्क की प्रॉब्लम है तो कोर्ट में कोर्ट रनिंग कराई जाती है, शटल के साथ कोर्ट रनिंग कराई जाती है, रैकेट के साथ विदाउट शैडो प्रैक्टिस कराई जाती है। ये इसके इंडोरेंस कम है तो उसको वीकली उसको थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कराई जाती है।
वो चाहे ट्रैक पे कराई चाहे कहीं भी, उसके लिए अवेबिलिटी जिस हिसाब से उस हिसाब से उसको रनिंग कराई थी। और उसके अलावा जो खेल के जो कौशल है, जैसे स्किल्स है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। उसमें उसको मल्टी कराई जाती है, मल्टी शटल के साथ आपके पास कोचेस के पास शटलें रखी रहती है, उसको कंटिन्यू शटल को फेंका जाता है और उस पर डिफरेंट तरह से फेंका जाता है, उसको प्लेयर उसके साथ खेलता है। तो इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है कि आपको फ्रंट कोर्ट खिलाया, बैक कोर्ट खिलाया, आपको जिस स्ट्रोक्स में दिक्कत हो रही है, स्मैश है तो उसकी स्मैश की प्रैक्टिस करें, ड्रॉप शॉट है, नेट वो शॉट है, नेट शॉट है, इनकी अलग अलग स्ट्रोक्स की अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, उस चीज़ को डेवलप किया जाता है। जी, जैसे कि हमें लग रहा है कि बहुत एक स्पीड वाला गेम है, बहुत एजिलिटी बहुत चाहिए, कि इसमें फिजिकल पावर जिसे हम कहते हैं, बॉडी में अगर पावर है, एजिलिटी है, स्टेमिना है, स्फूर्ति है, तो आप बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। उसके लिए डाइट एक महत्वपूर्ण रोल है, नज़र आता होगा। तो आप भी अपना बताइए सूर्याक्ष कि डाइट में आप किस तरीके से चेंजेस लाए हैं, जो आप पहले थे, अब प्लेयर बनने के बाद आपने क्या चेंजेस किए हैं? पहले तो एग वेग तो मैं बिल्कुल नहीं खाता था, रोटी भी एक ही खाता था, ज़्यादा नहीं। पर जब खेलना स्टार्ट किया मैं तो धीरे धीरे करके एग खाना शुरू किया। और अब आजकल में मैं सुबह उठ के पहले ड्राई फ्रूट्स जी, फिर एग्स हो गए, 5 एग्स खाता हूँ और फिर प्रोटीन। जी, तो वही इसी पे मैं आ रहा था जोयल जी, कि शेड्यूल यूनिट ट्रेनिंग की बात करी कि फूड का एक बहुत बड़ा रोल है। डाइट के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि किस क्वांटिटीज़ में प्रोटीन, कार्ब्स, हाइड्रेट्स या विटामिन्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, खास करके बैडमिंटन के लिए। प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोटीन क्योंकि मसल्स का हमारा फूड ही प्रोटीन है जी, उसके बाद तो एनर्जी, तो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जब बच्चा थकता है, खेलता है और थकता है, उसके बाद उसको डाइट और रेस्ट ये प्रॉपर चाहिए, अदरवाइज वो रिकवरी नहीं हो पाती। जो ट्रेनिंग में हम उसको ट्रेनिंग कराते हैं, उस ट्रेनिंग के बाद जो मसल्स की जो थकान होती है वो डाइट से और रेस्ट से ही रिमूव होती है। तो उसके लिए डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट में डाइटिशियन की हेल्प भी ली जा सकती है। आप डाइटिशियन की हेल्प लीजिए, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का नहीं है। कुछ टेस्ट भी होते हैं बॉडी के, उन टेस्ट को कराया जाता है, क्या ये किस चीज़ की कमी है, लगता है बॉडी में है, उसी खिलाया। नॉर्मली तो डाइट प्रोटीन, फिश, मीट, इस तरह के डाइट स्पोर्ट्समैन लेते हैं। जो नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, वो अपना अलग तरह का पनीर वगैरह वगैरह, चने वगैरह, इस तरह के स्प्राउट से अपना डाइट का एक सेट वो बनाते हैं और डाइटिशियन की हेल्प लेके आप उसको इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। आपने रेस्ट की एक बहुत अच्छी बात करी कि रेस्ट एक बहुत ज़रूरी है जब आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और खास करके जब वो इंटेंस हो। तो रेस्ट में हमें किस तरह का बैलेंस बनाना है अपने शेड्यूल के साथ, कि इतना घंटे सोएं या दिन में भी रेस्ट करें, इस तरीके, इसके बारे में थोड़ा मैं बताइए। 6 से 8 घंटे तो कम से कम प्लेयर को सोना ही है। और जब एक हैवी वर्कआउट होता है उसके बाद हमारी मसल्स इतनी थक जाती हैं कि बच्चे को रेस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो और कंटिन्यू ट्रेनिंग चलती रही, रेस्ट उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा और ट्रेनिंग हो रही है, तो उससे इंजरी डेवलप होती है। इसलिए रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चा इस समय जो होते हैं, इस सूर्याक्ष रावत की एज ग्रुप में बच्चे बड़े एनर्जेटिक होते हैं, उनको महसूस नहीं होता है कि नहीं हमको थकान हो रही है, नहीं लगा है, तो वो चीज़ महसूस नहीं कर पाते। ये कोच का ही इसमें रोल होता है कि आप प्रॉपर रेस्ट करें। ये कोच को ही ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, या पेरेंट्स को ध्यान रखनी है हमारा बच्चा प्रॉपर रेस्ट करे, घर चले जाए, ट्रेनिंग के बाद घर जाए और अपना आराम से सोए, 5-7 घंटे आराम से सोए। तो वो चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं, कहीं दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसका वजह क्या, शाम को ट्रेनिंग शेड्यूल शुरू होता है, उसमें वो लोड पड़ता है और बच्चा इंजर्ड होता है। आपने इंजरी की एक बात करी और पेरेंट सपोर्ट, मैं दोनों चीज़ें देख रहा हूँ, कोचिंग सपोर्ट, ये बहुत बड़े एक रोल दिख रहे हैं। तो इंजरी किस तरीके से हमें आपको बचाना पड़ता है इंजर्ड ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स या नेशनल प्लेयर्स समय समय पे हम सुनते रहते हैं कि इंजरी की वजह से वो ये टूर्नामेंट से नहीं खेल पा रहे हैं, इस टूर्नामेंट से बाहर हुए। तो इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इंजरी स्पोर्ट्स का एक पार्ट एंड पार्सल मेन पार्ट है। इंजरी, जो प्लेयर खेलेगा तो इंजरी होगी। बैडमिंटन में वैसा गेम नहीं है कि किसी से वो है, अपने आप ही इंजरी होती है। अगर आप बैडमिंटन में किसी के साथ हमको भिड़ना नहीं है, अपने कोर्ट में खेलना है। बैडमिंटन कंटिन्यू ट्रेनिंग से भी इंजरी डेवलप होती है। आपने रेस्ट नहीं लिया, उससे भी इंजरी डेवलप होती है। आपने डाइट में कोई
कभी किया उससे इंजरी डेवलप होती है। आप गलत तरीके से खेल सकते हैं, उससे भी इंजरी डेवलप होती है। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप जहाँ जिस पार्ट में आपको इंजरी लग रहा है कि ऐसा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपको रेस्ट लेना है और उस पार्ट को फिजियो की मदद लेनी है। और कोई ऐसा जिस तरह से कभी स्प्रेन हो गया तो स्प्रेन के लिए आइस ट्रीटमेंट एक अच्छा ट्रीटमेंट है। आपको तुरंत आप कर सकते हैं। कोई ऐसी गुम चोट इस तरह की चोट लगती है कि आपको मस्कुलर पेन हो रहा है तो आप वहाँ आइसिंग कर सकते हैं। और कोई मेजर अगर होता है तो आपको फिजियो की मदद लेनी चाहिए। सूर्याक्ष, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है और कितना ज़रूरी है पेरेंट्स का सपोर्ट किसी भी प्लेयर के लिए? पापा मम्मी का सपोर्ट तो पूरा ही रहता है मेरे को, और सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है गेम्स में तो, और कोच का भी रहता है मेरे को, और दीदी का, सबका रहता है। तो कितना ज़रूरी आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपको पुश मिलता है अच्छा खेलने के लिए और अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है तो मुझे एक अच्छा खेलने के लिए मेरे पास एक फाउंडेड मजबूत एक बेस बना है? इसके बारे में बताया मैं थोड़ा। मोटिवेशन तो मिलता ही है जब ऐसे पापा मम्मी लोग मेरे को बोलते भी एनकरेज करते हैं, बूस्ट करते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस। और कभी कभार जैसे टूर्नामेंट्स में हार जाता हूँ मैं, जैसे नेशनल वगैरह खेलते हैं, पहुँचते हैं आगे तक, फिर हारते हैं, तो बोलते हैं कोई नहीं, अच्छा खेला, अगली बार जीतेंगे। हार पे मैं फिर से आऊँगा कि हार भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एक इंजरी है, हारना भी कोई नहीं चाहता और इंजर्ड भी कोई नहीं होना चाहता, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को कैसे डील करना है एक प्लेयर को, खास करके इसमें एक मेंटल जो एक रोल है वो किस तरीके से काम करता है? उसमें भी कोच का ही रोल, वाइटल रोल वो करता है कोच जी। कि बच्चा प्रेशर में है, उसको किस तरह से डील करना है, उसको क्या क्या उसकी कमियां हैं, उसकी गेम की वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसको बताना तुमने यहाँ यहाँ गलत खेला है, उनको रिमूव करना, इस तरह से इसको डेवलप करता है। बच्चे को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बूस्ट देना, इस तरह से इसको रोका जा सकता है कि बच्चे को जो है, बच्चा डिमोरलाइज ना हो, बच्चा उसको ना नेक्स्ट टूर्नामेंट में आप अच्छा खेलोगे, आपने ये कमी की, इसको क्लियर करो, इसको ठीक करो, इस तरह से किया जाता है। कोचेस का आप बहुत बड़ा एक रोल बता रहे हैं कि कोचेस का हर तरीके से एक प्लेयर को बनाने में, जब तक कि वो एक ऐसे लेवल पे ना पहुंच जाए कि हाँ उसको अब शायद सिर्फ अपने डिसिप्लिन पे ही काम करना है, बाकी चीज़ों सीख चुका है, तो सीखने की जो एक प्रक्रिया शुरू होती है वो शायद 10-12 साल से ही शुरू होती है और उसके बाद तक जब तक वो प्लेयर नहीं बनता। तो कोचेस के लिए क्या ज़रूरी होता है, वो क्या देखता है किसी खिलाड़ी में? जैसे कि कोई प्लेयर कोच के पास गया कि मुझे बैडमिंटन खेलना है, तो कोच उसके लिए कोई टेस्ट लेगा या उसके कोई एक्सरसाइज करवाएगा या उससे बैडमिंटन का मैच खिलवाएगा देखने के लिए कि हाँ ये बैडमिंटन का अच्छा प्लेयर बन सकता है? नहीं, धीरे धीरे ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती है। शुरू में तो बच्चा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खेलता है, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलेगा, बैडमिंटन खेलना है बैडमिंटन खेलेगा, उस गेम को चूज़ करता है। उससे रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप की जाती हैं कोचेस के द्वारा। और आपने देखा होगा बहुत से बच्चे खेलते हैं लेकिन निकलते कुछ ही बच्चे हैं। ये इसी चीज़ का फ़र्क है। जो बच्चे उस चीज़ के साथ उसको फॉलो अप करते हैं, कोच को ध्यान देते हैं, कोच की बातों को ध्यान देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पे और सिंसियरली खेलते हैं, वो आगे निकलते हैं। जिस आप लक्ष्य सेन का ही उदाहरण ले लीजिए। लक्ष्य सेन मेरे ख्याल से 6-7 साल की उम्र से खेलना शुरू कर दिया और उसके फादर खुद कोच हैं, तो उनके गाइडेंस में कंटिन्यू खेला है। तो कंटिन्यू 9, 10, 11, 12 आने के बाद उन्होंने उसको कंटिन्यू, दोनों ब्रदर खेले। उसका बड़ा भाई भी नेशनल चैंपियन रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर है इस समय। लेकिन लक्ष्य सेन ने ज़्यादा प्रोग्रेस की, ज़्यादा अचीवमेंट लिए हैं। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उन्होंने किस तरह का ट्रेनिंग, क्या है, कहाँ छोड़ा है, कहाँ नहीं छोड़ा है, कितना खेला है, क्या कर रहा है, किसका मेंटल स्टेटस कैसा है, वो सब पर्टिकुलर खिलाड़ी पर डिपेंड करता है कि वो खिलाड़ी 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनमें से एक ही खिलाड़ी अच्छे उस पर जाता है जी। तो उसमें कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और लक्ष्य सेन के पीछे तो उसके फादर का पूरा रोल ही है जी। और एक टाइम आने के बाद वो उसको उन्होंने शिफ्ट किया है। तो ये प्लेटफॉर्म मिलने भी बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खेल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे के बाद आप स्टेट में जाते हैं, नेशनल में जाते हैं, उसके बाद जब आप नेशनल में अपना परफॉर्मेंस पूरा देते हैं, तब आपको कहाँ आगे जाना है, कि कहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, कहाँ अच्छे कोचेज़ हैं, वो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। आपने प्लेटफॉर्म्स की बात करी, एकेडमीज़ की बात करी, तो इस तरह के प्लेयर्स के लिए कितना ज़रूरी है कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करे या एकेडमीज़ को चूज़ करे ताकि उसके खेल में और निखार आ सके, और ये क्यों ज़रूरी भी है? हम जब अपने ज़िले में खेलते हैं या स्टेट में खेलते हैं तो हम एक लिमिटेड प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, जो कि हमारे जैसे ही, हमारे ही
एवरेज हम जैसे ही होते हैं। लेकिन जब हम अदर एकेडमीज़ में जाते हैं, अदर सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ हमें डिफरेंट प्लेयर मिलते हैं जिनका स्टैंडर्ड एक अलग होता है, खेलने का स्टाइल अलग होता है, उनका कोचिंग स्टाइल, अगर उनके कोचेज अच्छे हैं तो उनका खेलने वो हमसे बेटर भी हो सकते हैं। तो जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अगर आप खेलते हैं जहाँ बेटर कोचेज हैं, फिजियो है, साइकोलॉजिकल्स है, अच्छे जिम्स हैं, अच्छे ट्रेनिंग वो हैं, क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो आपका उसका फ़र्क पड़ता है। ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनर है, तो अब तो स्पोर्ट्स में फिजिकल ट्रेनर, कोच और इसका भूमिका अलग अलग हो गया। फिजिकल ट्रेनर की अपनी भूमिका है, इस कोच की अपनी भूमिका है, डाइटिशियन की अपनी भूमिका है। फिजिकल ट्रेनर केवल फिजिकल ट्रेनिंग ही कराएगा बच्चों को, वो उसको फिजिकली फिट रखेगा, और कोच ऑन कोर्ट करेंगे। इस तरह से इनको डिफरेंट फील्ड बांध दिया। फिजियो बच्चे के उस पर काम करेगा, कहीं उसको इंजरी है, उसको दिक्कत कोई, उस पर काम करेगा। इस तरह से ये डिफरेंट और अच्छी एकेडमीज़ में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसलिए बच्चा हमारे ज़िले से या किसी भी स्टेट से निकल के जाता है तो वो बड़ी एकेडमीज़ में जाता है और वहाँ सीखता है। इंडिया में जितने भी नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं बैडमिंटन के, चाहे वो सैयद मोदी हो, थॉमस कप वगैरह हो, तो इस तरह के टूर्नामेंट्स कितनी हेल्प करते हैं प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए? क्योंकि जब एक कॉम्पिटिटिव, मेन तो है कि आपको कम्पीट करना है, कम्पीट करने के लिए आपको एक दूसरे से बेहतर खेलना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह के टूर्नामेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है? इंडिया में अभी जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, अलग अलग एज कैटेगरी में बहुत से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अंडर 11 भी नया अभी एक इंट्रोड्यूस हुआ है, कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, 19, तो हर कैटेगरी में प्लेयर को नेशनल टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं। और पर कैटेगरी में जो 13, 15, 17 में कंटिन्यू 3 या 4 टूर्नामेंट आपको खेलने हैं थ्रू आउट द ईयर। उसके अलावा भी आपको लोकल टूर्नामेंट्स, इधर उधर के टूर्नामेंट्स मिलते रहते हैं, जैसे PNB MetLife है और अदर टूर्नामेंट्स है, वो आपको खेलने को मिलेंगे। तो जितना आप इस टूर्नामेंटों में जाते हैं तो वहाँ आपका ट्रेनिंग से हट के किसी के साथ मैच खेलना है, तो उसका एक अलग प्रेशर बच्चे पर रहता है, एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती है खेल के दौरान, उसका क्या अपने स्नायु तंत्रों पे कितना कंट्रोल है, तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें वो करती हैं। और बच्चों को खेलने के लिए अच्छे प्लेयर तो चाहिए ही साथ। जी सूर्याक्ष, आप भी एक नेशनल प्लेयर हैं, आप नेशनल खेल रहे हैं और लगातार खेल रहे हैं। किसी को आप आइडल मानते हैं अपनी लाइफ में, जिसको कि देख के आपको लगता है कि मुझे इनके जैसा बनना है या इनके जैसा काम करना है? जी, मलेशिया के वो प्लेयर हैं ली जिया जी, उनको देखता हूँ, उनके स्मैश बहुत अच्छे हैं और बैक हैंड भी काफ़ी अच्छा है। इनको उनके स्मैश बहुत अच्छे लगते हैं। जी, तो जैसे कि सूर्याक्ष ने बात करी, स्मैश है, बैक हैंड है, फॉरहैंड, इस तरह के जो शॉट्स हैं इनका क्या रोल होता है? और ये ड्रॉप्स एक बहुत बड़ी एक नई विधा आई है बैडमिंटन में, जो कि नेट पे बहुत अच्छा खेलता है, उसको बहुत एक एडवांटेज है बैडमिंटन में। इस पर थोड़ा सा मैं बताइए बारीकी से। ये अलग अलग तरह से ड्रिल से इनको डेवलप किया जाता है। जैसे आप ड्रॉप शॉट है, स्मैश है, नेट शॉट्स हैं, बैक हैंड है, फोर हैंड ड्राइव है, तो ये शॉट्स डिफरेंट स्किल, डिफरेंट ड्रिल के द्वारा इनको इम्प्रूव किया जाता है। और ड्यूरिंग प्ले प्लेयर उसको कितनी अच्छी तरह एग्जीक्यूट करता है, वो पर्टिकुलर प्लेयर पे डिपेंड करता है। जी, तो इस पे जाहिर सी बात है कि जब सामने वाला प्लेयर जैसे खेल रहा हो तो हमें उसके अगेंस्ट समय समय पे स्ट्रैटेजीज भी चेंज करनी पड़ती हो। अगर वो अग्रेसिव है तो हमें डिफेंसिव मोड में आना पड़ता है, अगर वो डिफेंसिव है तो हम एग्रेसिव होंगे। तो इस तरह के प्लेयर्स के लिए फिर मेंटल कोचिंग भी कुछ इस तरह की बातें होती है, मेंटल कोचिंग दी जाती है? हाँ, बिल्कुल दी जाती है। किस प्लेयर के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका। जैसे बैकहैंड पे अभी आप कह रहे थे, बैकहैंड उसका बैकहैंड पुअर है तो बैकहैंड को टारगेट किया जाता है उस समय मैच के दौरान। और पीछे कोचेस बैठते हैं ड्यूरिंग मैच, तो वो अपोनेंट का गेम भी रीड करते रहते हैं। ये कोच की भी ड्यूटी होती है और ये प्लेयर की भी ड्यूटी होती है कि अपने अपोनेंट के मैच को रीड करना है कि उसका वीक पॉइंट कहाँ है। तो वो उसको टिप्स दी जाती है, उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी करके गेम इम्प्रूव करता है, खेलता है। जोयल जी, मैं उत्तराखंड में खासकर जो उत्तराखंड के युवा हैं और उत्तराखंड में इस गेम को लेकर जो क्रेज़ एक दिख रहा है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि यहाँ की एक नेचुरल एबिलिटी जो है, हमारी फिटनेस वो साथ दे रही है, उसकी वजह से हम अच्छा कर रहे हैं बैडमिंटन में? हमारे यहाँ की नेचुरल एबिलिटी साथ दे रही है, क्योंकि हमारे जो सीमांत प्रदेश हैं वहाँ भी काफ़ी बैडमिंटन डेवलप हो रहा है। वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे खेल रहे, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधर से भी बड़े अच्छे। हमारा डेली रूटीन जो है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो हमारे बच्चे 8-10 किलोमीटर पैदल आते हैं, 4-5 किलोमीटर पैदल जाते हैं और रेगुलर उनको पैदल उससे उनका एक मस्कुलर नेचुरली डेवलप हो चुका है। उनको एक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है प्रॉपर, और स्किल ट्रेनिंग के साथ फिजिकल ट्रेनिंग उनका रेगुलर रूटीन में तैयार होता रहता है। 2-4 किलोमीटर हिली एरियाज हैं
उसमें जाना है। तो मैं केवल बैडमिंटन की नहीं, अदर गेम्स में भी जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, जैसे फुटबॉल है हमारे यहाँ बहुत अच्छा, अदर गेम एथलेटिक्स है, तो उसमें हमारे बच्चे इस वजह से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी सूर्याक्ष, जैसे कि एक प्लेयर को जब नेशनल की तैयारी करनी, तो किस तरह की तैयारी आप करते हैं किसी बड़ा टूर्नामेंट में जाने से पहले? पहले तो 1 महीने का वो रहता है, शेड्यूल बनाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 15 दिन रहते हैं उसमें तो रैली, स्ट्रोक्स, अलग अलग जो वीक पॉइंट्स हैं उसमें काम करते हैं। उसके बाद फिर जो लास्ट के 15 दिन रहते हैं उसमें ज़्यादातर मैचेस वगैरह ही खेलते हैं, ताकि नेशनल में जब खेलेंगे तो थोड़ी दिक्कत ना हो। मैच प्रैक्टिस एक, जिसे कहते हैं मैच प्रैक्टिस, एक बहुत बड़ा रोल है। वीक पॉइंट्स की हमने बात करी कि कैसे वीक पॉइंट एक किसी न किसी प्लेयर के हो, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लेयर एक कंप्लीट प्लेयर हो, उसका कोई वीक पॉइंट ही ना हो? इस पर हमें थोड़ा बताएं। नहीं, कंप्लीट प्लेयर जैसे लिंडेन है, ये कंप्लीट प्लेयर में माने जाते हैं, जो बड़े बड़े स्टार हैं, लिंडेन, ली चोंग-वी कंप्लीट प्लेयर है। लेकिन कहीं ना कहीं जब लिंडेन और ली चोंग-वी का मैच होता है तो लिंडेन जीतते हैं, ली चोंग-वी हारते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कमी है। और ली चोंग-वी भी उनसे पॉइंट लेते हैं जी। 21 के स्कोर में अगर ली चोंग-वी 17-18 पॉइंट्स बनाए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं गलतियां करी, तभी पॉइंट बने। लिंडेन ने भी गलतियां करी, तो ये एक अलग वो है कि उस पे उस लेवल से वो लोग खेलते हैं, उनका लेवल होता है। लेकिन हाँ, एक कंप्लीट प्लेयर के रूप में हम लिंडेन जो बड़े प्लेयर रहे हैं, मार्टिन अच्छे प्लेयर के रूप में उनको हम अच्छे जानते हैं। ली चोंग-वी, ये लोग चाइना के अच्छे प्लेयर हैं। जैसे हमारे श्रीकांत हैं, तो वो भी एक अच्छा प्लेयर है। लक्ष्य सेन अभी खेल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी किसी मैच में अगर कमी रहती है तभी मैच हारते हैं, अदरवाइज वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं जी। तो ये है। तो आपने जैसे ट्रेनिंग कोचिंग की बात की, किस तरह के स्किल्स हम इसमें डेवलप करते रहते हैं लगातार, ताकि हम जो अपोनेंट है उसके अगेंस्ट हम भारी पड़ते रहें हमेशा, और स्किल्स हमारी जो है वो और रिफाइंड होती रहे? ट्रेनिंग मेथड्स लगातार चेंज हो रहे हैं जी। जो पहले ट्रेनिंग मेथड जैसे मॉडर्नाइजेशन, हाँ, कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। और वो जिस तरह का सिनेरियो बैडमिंटन में चल रहा है, किस तरह कौन किसकी स्पीड कैसी है, किसका कौन सा स्ट्रोक सही है, उस हिसाब से ट्रेनिंग मेथड चेंज होते हैं और उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग तरीके से। तो इसमें किस तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं? जैसे कि अब लैपटॉप्स बहुत यूज़ होने लगे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ होती है बैडमिंटन कोचिंग में, किसी भी स्पोर्ट कोचिंग में, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह की टेक्निक्स यूज़ होती है? टेक्नोलॉजी तो नो डाउट यूज़ होती है, क्योंकि जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें हर प्लेयर के मैच रिकॉर्डिंग होती है, उसके लूज पॉइंट्स को देखा जाता है, और अपने प्लेयर के भी, अपोनेंट के भी और अपने प्लेयर के सुधार के लिए भी हाँ देखा जाता है कि हमारे प्लेयर में क्या कमी थी जो रह गई, और अपोनेंट में क्या खासियत थी जो वो विन कर गए। इन चीज़ों पे काफ़ी काम होता है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग शेड्यूल फिर बनाया जाता है। तो इस तरह के शेड्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि हम एक बैडमिंटन, अगर एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है जो कि अपनी एक एजुकेशन भी कंप्लीट कर चुका है, सूर्याक्ष के केस में मैं समझ सकता हूँ कि इसको भी स्कूल का भी साथ साथ तैयारी करनी है, तो वो थोड़ा सा एक मैनेज होना होता होगा। लेकिन एक जो प्लेयर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अबव 18 है, 19 है, तो उनके लिए क्या शेड्यूल रहता है मॉर्निंग टू इवनिंग की वो एक फॉलो करते हैं उसको और एक प्लेयर के लिए तैयार करते हैं? बेसिकली पहले 2 टाइम का शेड्यूल होता था, मॉर्निंग और इवनिंग, लेकिन अभी जो बड़ी एकेडमीज हैं उसमें 3 टाइम का शेड्यूल हो गया, मॉर्निंग, डे टाइम और इवनिंग टाइम। तो मॉर्निंग टाइम ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा दिया जाता है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। डे टाइम में स्किल्स पे दिया जाता है और इवनिंग टाइम में भी स्किल्स वगैरह वगैरह। उसी में शेड्यूल को चेंज कर दिया, कभी रिक्रेशनल उस वे में दे देते हैं जिससे कि मोनोटोनस ना हो, एक शेड्यूल मोनोटोनस ना हो, रिक्रेशनल उसमें दे दिया, कहीं फिजिकल ट्रेनिंग को इवनिंग में कर दिया। इस तरह से इसको धीरे धीरे डेवलप करके बढ़ाया जाता है जी। तो इसमें आपने रिक्रिएशनल एक ट्रेनिंग की बात करी, जो कि आजकल एक बहुत ही फेमस ट्रेनिंग है, हर स्पोर्ट्स में वो दी जाती है ताकि मोनोटोनसी जो हो जाती है गेम को खेलते हुए उससे दूर होया जा सके। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी कारगर है? उसमें बच्चा रिक्रिएशनल रूप में खेलता है, इंजॉय करता है उसको, तो वो इंजॉय के लिए जो ड्रिल्स बनाई जाती हैं वो इंजॉय के तौर पे खेलता है। उसको प्रेशर नहीं रहता कि मुझे इसको करेक्ट डालना है, शटल को करेक्ट डालना है, ये करना है, तो उसको रिक्रिएशनल रूम का रूप दिया जाता है जिससे कि बच्चे को प्रेशर ना हो, बच्चा इंजॉय करके खेले। तो वो उसका एक अपना अलग फ़ायदा है प्लेयर के लिए। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। और मैं समझता हूँ कि हमने जो इतनी बातचीत करी, जितनी चर्चा करी, उससे हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा, एक मार्गदर्शन मिलता है नवयुवा खिलाड़ियों को, और ख़ास करके सूर्याक्ष को देखकर कई युवा खिलाड़ी सोच रहे होंगे कि हम भी नेशनल खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।